हेलो एवरीवन, सो ये मैं रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है। और आज की क्लास में हम 2021 में जो रीड का पेपर हुआ था, ये लेवल 2 का पेपर है, उसकी सेकंड शिफ्ट के पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें आज हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। सो जो रीड का 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वो 4 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था। सो आज की क्लास में हम 2021 के लेवल 2 की सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य, विधेय। नेक्स्ट है विकल्प ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। सो देखिए, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य और उसके अलावा जो भी बचता है उसे हम कहते हैं विधेय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य से बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जबकि आश्रित उपवाक्य उस उपवाक्य को कहते हैं जो प्रधान उपवाक्य पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र करना, रक्षा करना, ध्यान रखना। सो टोपी उछालने के मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। मौज मस्ती में जीवन बिताने के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है अपना रख पराया चख, अपनी करनी पार उतरनी, 8 कनौजियो 9 चूहे, 8 बार 9 त्योहार। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8 बार हैं और हम क्या बना रहे हैं? 9 त्योहार बना रहे हैं, मतलब कि मौज मस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। विद्यार्थियों को पुस्तक के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या लेख विधि, खेल विधि। सो देखिए यहाँ पे हम किसके माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो ये कौन सी विधि है? पाठ्य पुस्तक विधि। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने या फिर पार्क हर्स्ट ने। सो जो डाल्टन विधि थी उसका आविष्कार पार्क हर्स्ट ने किया था। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि डाल्टन विधि का जो आविष्कार है वो डाल्टन ने किया था। नहीं, किसने किया था? पार्क हर्स्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। इसमें से सम्मिलित पद पूछा है। सामान्यीकरण, व्यवहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार परिवर्तन। सो उन्होंने बताया शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया बताई थी ब्लूम ने, तो उन्होंने उसमें व्यवहारिक परिवर्तन की बात की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सुंदर लेखन की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता ना करे, अनुलेख स्वस्वर बोलकर लिखवाया जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में हो। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य साधन वे साधन होते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और साथ ही साथ सुन भी सकते हैं। इसके ऑप्शन है चित्र विस्तारक यंत्र, इसे केवल हम दृश्य कर सकते हैं, श्रव्य नहीं कर सकते। ग्रामोफोन को केवल हम श्रव्य कर सकते हैं, दृश्य नहीं कर सकते। चार्ट को भी केवल हम दृश्य कर सकते हैं। जबकि जो नाटकीकरण होता है उसमें हम चीज़ों को देखते भी हैं और साथ ही साथ वो लोग जो डायलॉग बोल रहे होते हैं उन्हें हम सुनते भी हैं। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है। आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं पूछा है। इसके ऑप्शन है भाषा, विषय सामग्री, जिल्द, शैली। सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो जिल्द होती है वो हमारी पाठ्यपुस्तक के आंतरिक सामग्री में नहीं आती, ये बाह्य सामग्री में आती है। निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, विकल्प ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। सो पुस्तकालय के द्वारा हम कक्षा शिक्षण में पूर्ति भी करते हैं और साथ ही साथ स्वाध्याय के बच्चों को अवसर भी देते हैं। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मौखिक परीक्षण का गुण है। इसे एक शिक्षक एक समय में एक से अधिक छात्रों की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों की तीन भाषा कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जाता है। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमसे गुण पूछा था, ना कि कोई नेगेटिव पॉइंट पूछा था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षा के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। इसमें भी नहीं वाला पूछा है, आप नहीं को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। परीक्षा योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षा का पुनरीक्षीकरण, परीक्षा का अनुप्रयोग। सो इसका ऑप्शन नंबर सी, किसी भी उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करने में एक सम्मिलित पद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली क्या होती है, जब हम बच्चे का लगातार इवैल्यूएशन करते हुए चलते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब होलिस्टिक, मूल्यांकन मतलब कि इवैल्यूएशन उसका हो रहा है। इसके ऑप्शन है, यहाँ पे हमसे दोष पूछा है, अल्प समांतर में होने वाली परीक्षाओं से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं, तो ये तो उसका दोष नहीं है, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यक निर्देश एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी इसका गुण है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, ये भी इसका क्या है, गुण है। जब उनको अपनी कमियों का ज्ञान होता रहेगा निरंतर, तो उन्हें वो क्या करेंगे, सुधारेंगे भी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उनका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। सो ये इसका एक दोष हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब 45 से लेके 54 तक के जो हमारे क्वेश्चन है वो फिर से इस गद्यांश पर आधारित है। सो चलिए इस गद्यांश को रीड कर लेते हैं। वस्तुतः रचना वह सामयिक प्रसंग पर आधारित होती है, तो लेखक पर एक और समय की मांग, आदर्श के आग्रह, रूढ़ को रहे समकालीन प्रयोगों की ललक और लोकप्रियता के लोभ का दबाव रहता है। तो दूसरी ओर रचनात्मकता का दबाव रहता है। जितना अधिक वह रचनाधर्मी होगा, उतना ही अधिक वह इतर दबावों का प्रतिरोध करते हुए रचेगा। रचना उतनी ही अधिक सफल होगी। इसके अनुसार जहाँ पर एक बात पर यह भी समझनी चाहिए कि जब रचनाकार विचार को संवेदित करेगा, तब वह आवश्यक नहीं रहेगा कि प्रस्तुत रचना केवल उतनी ही और वैसी ही रहे जैसी कि रचने से पूर्व की रूपरेखा में कल्पित हो गई थी। कारण यह है कि संवेदित होने की प्रक्रिया में ही उस पर अवचेतन का दबाव भी आएगा। अब यह दबाव उसे कितना और कैसे बदल जाएगा, यह जान लिए जाने का कोई साधन नहीं होता। यह तो रचने के बाद ही जाना जाता है कि क्या रचा गया है। प्रायः ये कलाकृति में ऐसे निहितार्थ रहते हैं और उनमें ऐसे व्यंजनांग भी होते हैं जिसके प्रति स्वयं रचनाकार सहज हो ही यह आवश्यक नहीं। यह तो कहा जाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि रचना वही और उतनी ही बोले जितना लेखक ने चाहा है। वह कुछ समय या अधिक भी बोल सकती है और कभी भार विपरीत भी बोल सकती है। उसका रहस्य यही है, यानी अवचेतन का दबाव इस श्रेणी की रचनाओं पर भी अपने प्रभाव डालता है। तुलसी जी कहते हैं कि लिखत सुधाकर लिखिया राहु, यही है। राष्ट्रीय फलक की समस्या उठाए जाने के बाद भी ग्रीष्म साहनी ने अनजाने में तमस पंजाब की भीषण ट्रेजेडी बनकर रह गया। अब इस पैरा पे आधारित हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। टेस्टी शब्द उत्पत्ति का आधार है। क्या है इसका आधार? अद्भुत, तत्सम, विदेशी या फिर देशज। तो आपको टेस्टी शब्द सुन के ही पता लग रहा होगा ये कैसा शब्द है, एक विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है रसाल, प्रभा, शशांक या फिर मलय। सुधाकर का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर सी, शशांक। 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर मिले थे। नेक्स्ट है, आवश्यक शब्द
का विलोम बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो आवश्यक शब्द में हम कौन सा शब्द आगे लगा दें कि विलोम बन जाए? अन प्लस आवश्यक। सो हम कौन सा अन लगाएंगे? आधा ना वाला, ठीक है, अनावश्यक हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन प्लस आवश्यक अनावश्यक। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सामयिक शब्द में ऑप्शन नंबर सी वाला प्रयुक्त प्रत्यय है इक। साम, साम्य प्लस इक, सामयिक। निहितार्थ शब्द में संधि है यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो निहितार्थ शब्द में कौन संधि है? यहाँ पे है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। सो अव्यय होते हैं जिनका ना तो हम बहुवचन बना सकते हैं, ना ही उन पे किसी भी काल का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप केवल इतना देख लीजिए, इन शब्दों में से आप किसका बहुवचन बना सकते हैं? अधिक का आप अधिको कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये एक अव्यय है। जब का आप जबो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये भी क्या है? अव्यय है। पूर्व का आप पूर्वो कर सकते हैं, पूर्वो दिशाओं से आ रहा था, नहीं कर सकते ना, तो ये भी अव्यय है। लेकिन रचना का आप रचनाओं कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक अव्यय नहीं है, क्योंकि इस पे काल का, लिंग का और वचन का प्रभाव पड़ रहा है। अनुसार शब्द में कौन सा समास है? तो अनुसार का समास वगैरह कीजिए तो क्या होगा? अनु प्लस सार। तो अनु क्या लगा हुआ है? यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। और जिन समासिक पदों में उपसर्ग लगा हुआ होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द में सर्वनाम है। तो वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे आपको इतना तो पता लग गया है कि ये एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम का टाइप पूछ रहे कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सो जो वह होता है वो किस प्रकार का सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सो 53 का आंसर ए वैसे करेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो 53 क्वेश्चन था वो भी एक बोनस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। देखिए हम लोभ को कभी छू तो नहीं सकते हैं, केवल ये एक फीलिंग है, ऐसे हम क्या करते हैं? केवल महसूस करते हैं। सो जो फीलिंग्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं वो कौन सी संज्ञा कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब फिर से एक गद्यांश आ गया, इसको रीड करना होगा, फिर हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सो चलिए फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। भाषा, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र की भावना को राष्ट्रीय रूप देने की संकीर्णता से बचा जा सकता है। सभी कुछ राष्ट्र का है या राष्ट्र से है, क्योंकि इन सभी घटकों का अस्तित्व राष्ट्र के कारण ही संभव है। राष्ट्र है तो विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म हैं, राज्य हैं और जातियां हैं। अतः राष्ट्र के हित में हमें स्थानीय समस्याओं को अत्यधिक तूल नहीं देना चाहिए। साहित्य द्वारा यह कार्य संभव है, क्योंकि साहित्य मानवीय मूल्यों का तथा मनुष्य का हितामयी है। वह व्यक्ति को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करता। कविता की भाषा में आदमी होने की तमीज है। तब कविता का साहित्य की अन्य विधाओं द्वारा आदमी को आदमी से जोड़ा जा सकता है। यह कार्य प्रारंभ भी हुआ है, पर इसका व्यापक प्रभाव अभी दिखाई नहीं देता। कला और साहित्य का और अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर्वभाषा कवि सम्मेलन, संवाद, सेमिनार और चर्चा वार्तालाप के द्वारा समूचे देश में परस्पर सद्भाव और समस्या का वातावरण बनाना श्रेयस्कर है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि माध्यम पर कार्य कर रहे हैं और इनका असर भी पड़ रहा है। मेरे सुर मेरा तुम्हारा शीर्षक गीत व्यक्ति को प्रणित करता है तथा राष्ट्र के प्रति हमें चेतन होने के प्रति प्रेरित करता है। इसी प्रकार से प्रयास यदि सार्वजनिक संस्थाएं, साहित्य संस्थाएं करें तो पूरे राष्ट्र को हम एकता के सूर में बांध सकते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। जातीय शब्द का एक वचन होगा। सो जो जाति शब्द होता है उसका एक वचन क्या होता है? जाति। अब हमें देखना है कि जाति कौन सा सही है, ये वाला या फिर ये वाला। तो जाति बोल के देखिए कौन सी ई की मात्रा आ रही है? छोटी ई की, ना कि जाति नहीं होता है ना, जाति।
सो उसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमायती शब्द का अर्थ है बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही या फिर आयतित। तो हिमायती कहते नहीं कि तुम बड़ी उसकी हिमायत ले रहा है, तो हिमायती क्या होती है? पक्षपाती, किसी का पक्ष लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सो हमारा जो 57 क्वेश्चन था वो भी एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें भी सबको नंबर मिले थे। विधा शब्द है, ठीक है, उभयलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर स्त्रीलिंग। सो देखिए विधा किस प्रकार का शब्द है? विधा चल रही है, विधाएं चलती आ रही हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार की क्रिया का उपयोग हो रहा है? स्त्रीलिंग वाली क्रिया का उपयोग हो रहा है। तो विधा किस प्रकार का शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। मैं आपको पहले की बहुत सारी वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको किस तरीके से छांटनी है। बस जो शब्द दे रखा है उससे एक वाक्य बना लीजिए और देख लीजिए क्रिया किस प्रकार की यूज हो रही है, स्त्रीलिंग वाली या फिर पुल्लिंग वाली। जिस प्रकार की क्रिया होगी बाकी भी उसी प्रकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। तो व्यक्ति शब्द का बहुवचन होता है व्यक्तियो। क्या होता है? व्यक्तियो। तो देखिए कौन सा वाला व्यक्ति एकदम सही लिखा हुआ है। सो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, व्यक्तियों। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। सो राजस्थान में भाषा शब्द का जो मानक हिंदी रूप है वो है ऑप्शन नंबर बी, भाषा। सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। और आप सभी लोग रीट के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो हमारे 2025 में रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अब बहुत कम डेज़ रह गए हैं। सो आप इन वीडियोस के थ्रू अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। बाय।